आज के मुख्य समाचार। सोलन में भाजपा महिला मोर्चा का विपक्ष पर हमला। शिमला में बीजेपी की रणनीतिक बैठक। ढली मंडी में मटर की बहार। केएनएच में गायनी ओपीडी शिफ्ट करने पर बवाल। मंदिरों के अधिग्रहण पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का विरोध। शिमला में बस सेवाओं की अव्यवस्था से लोग परेशान। बारिश और ओलावृष्टि से बागवानों की बड़ी चिंता। अब समाचार विस्तार से। शिमला स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा करती है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल के नेतृत्व में हुई इस बैठक में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर गहन और बहुआयामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य न केवल चुनावी तैयारी को धार देना था, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना और प्रत्येक कार्यकर्ता को स्पष्ट दिशा प्रदान करना भी था। इस दौरान यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह प्रभारी संजय टंडन की उपस्थिति ने इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इन वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर संगठनात्मक मजबूती, चुनावी प्रबंधन और जनसंपर्क को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि चुनाव केवल उम्मीदवार नहीं लड़ता, बल्कि पूरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरती है। इसके साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्षों, महामंत्रियों, सचिवों, प्रवक्ताओं, विधायकों और जिला अध्यक्षों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पार्टी हर स्तर पर समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। विभिन्न नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा किए और स्थानीय मुद्दों को विस्तार से रखा। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि हर नगर निगम क्षेत्र की अपनी अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला, इन चारों नगर निगमों को लेकर विशेष फोकस रखा गया है। इन क्षेत्रों में पिछले चुनावों के प्रदर्शन, वर्तमान राजनीतिक समीकरण, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के रुझान का गहन विश्लेषण किया गया। पार्टी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हर वार्ड में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जाए और चुनाव प्रचार को योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और जमीनी स्तर के संपर्क अभियानों को भी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। डॉक्टर राजू बिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि चारों नगर निगम चुनाव पार्टी के अधिकृत चुनाव चिन्ह पर ही लड़े जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं में एकरूपता और स्पष्टता बनी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा पूरी ताकत, अनुशासन और समर्पण के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी लगातार बैठकों के माध्यम से रणनीति को और अधिक मजबूत कर रही है, ताकि चुनाव के समय किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने। उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व, जिसमें श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन और जयराम ठाकुर शामिल है, उन्होंने कहा कि उनके साथ लगातार संवाद और बैठकें जारी है। इन बैठकों का उद्देश्य रणनीति को अंतिम रूप देना, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना और चुनावी अभियान को प्रभावी बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के अनुसार इस बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा नगर निगम चुनावों को केवल स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी की कोशिश है कि इन चुनावों के माध्यम से वह न केवल अपनी संगठनात्मक ताकत को प्रदर्शन करे, बल्कि जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए। आने वाले समय में इन रणनीतियों का प्रभाव चुनावी नतीजों में किस रूप से सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। 4 कॉरपोरेशंस जहां पर चुनाव सिंबल के ऊपर हैं, उस दिशा में पार्टी के माननीय प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी व अन्य प्रमुख नेताओं के साथ एक बैठकों का दौर है, जिसमें आने वाले समय में कॉरपोरेशन के चुनाव की रणनीति का निर्धारण। आगे किस तरह की तैयारी है सर भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की प्रदेश सरकार की
जन विरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और उसका पर्दाफाश करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कमला नेहरू अस्पताल केएनएच से गायनी ओपीडी विभाग को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिफ्ट करने के प्रस्ताव के खिलाफ महिला संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शिमला नागरिक सभा और अन्य संगठनों के साथ मिलकर आईजीएमसी परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस निर्णय को महिलाओं के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आईजीएमसी परिसर नारेबाजी से गूंज उठा और बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सचिव फाल्मा चौहान और अध्यक्ष रंजना चरेट ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक और मुख्यमंत्री महिलाओं को एक ही छत के नीचे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर गायनी विभाग ओपीडी वार्ड को आईजीएमसी में स्थानांतरित कर महिला मरीजों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला जमीनी हकीकत से परे है और इससे खासकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नेताओं ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि गायनी विभाग को केएनएच में ही मजबूत किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पताल में ही आधुनिक सुविधाएं जैसे रोबोटिक सर्जरी, बेहतर उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाए ताकि महिलाओं को एक ही स्थान पर समग्र उपचार मिल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केएनएच लंबे समय से महिलाओं के उपचार का प्रमुख केंद्र रहा है और वहां की व्यवस्थाएं महिला मरीजों के अनुरूप विकसित की जा रही है। ऐसे में विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय न केवल असुविधाजनक है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। तो अभी हमारा एक ही है जो मुद्दा जो सरकार ने जो कमला नेहरू केएनएच अस्पताल से जो ओपीडी को यहाँ पर गायनी ओपीडी को जो शिफ्ट किया है, हमारी मांग है कि ये जो गायनी की ओपीडी है इसको वापस जो है केएनएच ले जाया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी परेशान हुई है और इस परेशानी में हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं महिलाओं को देना चाहते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने रोबोटिक सर्जरी देनी है तो रोबोटिक सर्जरी जो है वो कमला नेहरू अस्पताल में भी दी जा सकती है। इसलिए जो नया भवन है वहाँ पर उसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, उसका जो काम है वो स्टार्ट किया जाए और उसी भवन में जो है रोबोटिक सर्जरी, आईवीएफ सेंटर, जो भी आप लोगों ने जो आधुनिक जो सुविधाएं महिलाओं को देनी है तो उसको वहीं पर दिया जाए। लेकिन सरकार अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी तक इनके उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक जरूर विश्वास है, जिस तरह से आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पूरे शिमला शहर की जनता आज यहाँ पर आई है। आज हम लोग अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और शिमला नागरिक सभा जो है, अब दूसरे जो जन संगठन के, सरकार इसका विभाजन ना करे और उसके साथ साथ जो शुल्क वृद्धि अभी जो कमला नेहरू अस्पताल में और यहाँ आईजीएमसी में भी जो शुल्क वृद्धि की है, वो भारी भरकम शुल्क वृद्धि जो हुई है उसको भी सरकार जो है इमीडिएट जो है उसको वापस ले। देखिए, सरकार की संवेदनहीनता है कि जिस तरह से महिलाओं को जो परेशानी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, जिससे कि एक भी महिला इसके समर्थन में नहीं है कि ये जो ओपीडी है ये इधर आईजीएमसी चली जानी चाहिए। जैसे आप लोग देख रही हैं, भीड़ भाड़ वाला अस्पताल है। देखिए इसकी हालत आप लोग देखिए, जरा कैमरा दिखाइए पीछे लोगों को, कितनी भीड़ भाड़ वाला अस्पताल है और यहाँ पर कितना जो जरूर हम इसको फाइट करेंगे। शिमला के अंदर में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो हाल है, उससे शिमला की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जो है आज दुखी है। वो ठीक है, जनवादी महिला समिति ने जिस तरीके से ये गायनी जो केएनएच के मुद्दे को उठाया है, हम उसका समर्थन में यहाँ आए और उसके साथ साथ
जो पूरे शिमला के अंदर में, जमियाना के अंदर में इन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। यहाँ से कई डिपार्टमेंट वहाँ कर दिए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो है जमियाना के अंदर में नहीं है। वहाँ पर आप आना जाना ही अपने आप एक चैलेंज है। तो हम उनसे मांग कर रहे, ठीक है आप खोलिए, आप जमियाना के अंदर में खोलिए, आप चक्कर में अंदर में खोलिए, दूसरे अस्पताल खोलिए, लेकिन जो एजेंसी है उसको जो है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। KNH जैसे अस्पताल जो है आपको प्रदेश के अंदर और भी हर जिला के अंदर में बनने चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा अस्पताल जहाँ पर महिला जो है बड़ा मतलब सोच समझ के आती है और बड़े एक उससे आती है कि हाँ हमारा इलाज वहाँ पर अच्छे से होगा, उसको जॉब उसको जो है वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिमला नागरिक सभा एक तो महिला समिति के इस आंदोलन का समर्थन करती है, और ये जो पूरा सिस्टम जो है हिम केयर के अंदर में देखेंगे आप गड़बड़ी है, ऑपरेशन में जो है उसमें सही से जो आदमी को पैसा नहीं मिलता है। हिम केयर के अंदर में तो ऐसा है कि अगर आप जो यहाँ से दुकान में अंदर जाएंगे तो दुकान के अंदर में उसको ऐसा लगता है कि वो भीख मांगने वहाँ पर उसको बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। और करती है तो नहीं तो सरकार को चेतावनी देना चाहती, छुटपुट तो प्रशासन के उस पर भी हो सकती है, लेकिन नहीं कर रही। तो हम यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक छोटी सी आप KNH के पीछे क्यों पड़े हैं ना, आपको MLA जो हॉस्टल मिला और पूरे शिमला के अंदर में जगह है उसके अंदर में मिलाओ, वो सारी चीजें अगर CM जो है इसको लगातार इसके ऊपर बयान करे, कहीं ना कहीं मंशा जो है इसके अंदर में इसको प्राइवेटाइजेशन और जो है कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की इसमें कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में आज तो ये चेतावनी हम यहाँ से दे रहे हैं सरकार को, प्रशासन को, शिमला नागरिक सभा के माध्यम से, और जो महिला समिति हम लोगों ने कहा है मिलजुल कर हम जो है लोगों के बीच में जाएंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ले के अंदर में लोगों को लामबंद करते हुए, क्योंकि इसके अंदर में वो बड़ा आदमी नहीं है, बड़ा आदमी तो एम्स भी जा रहा है, मैक्स भी जा रहा है दूसरी जगह, तो गाँव से साधारण आदमी है, मजदूर है, वो इस अस्पताल में KNH है चाहे आपका जमियाना है, तो ये है, यही हमारी मांग है। शिमला के न्यू शिमला क्षेत्र में इन दिनों परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। खासकर सुबह के समय बसों के निर्धारित समय पर न पहुंचने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना ऑफिस, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकलने वाले लोग घंटों बस स्टॉप पर इंतजार करने को मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह 10:05 पर आने वाली बस पिछले 10 से 15 दिनों से नियमित समय पर नहीं आ रही है। इसके बाद आने वाली दूसरी बस जो सेक्टर 2 से ही 10:20 पर चलती है, वह भी अक्सर देरी से पहुंच रही है। इसी वजह से बस स्टॉप पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों का कहना है कि बसों में इतनी भीड़ हो जाती है कि 2 बसों की सवारियां एक ही बस में चढ़ जाती है, जबकि उसकी क्षमता इससे काफी कम है। नतीजन आधे से ज्यादा यात्रियों को वहीं छोड़ दिया जाता है और उन्हें अगली बस का इंतजार करना पड़ता है। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने कंडक्टर से देरी का कारण पूछा तो उन्हें अलग अलग जवाब मिले हैं। कभी कहा गया है कि राष्ट्रपति के दौरे के चलते कुछ बसें अन्य रूट्स पर चला दी गई है, तो कभी बताया जाता है कि इस रूट पर एक बस खराब हो गई है। स्थिति इतनी खराब है कि भीड़ के कारण कई यात्रियों के टिकट तक भी नहीं बन पाते हैं। इस मामले में बस अड्डा प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक जाम इस समस्या का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि कभी कभी रास्ते में बसों के खराब हो जाने से रूट प्रभावित होता है। इसके अलावा इन दिनों राष्ट्रपति के दौरे के चलते कुछ बसों को अन्य व्यवस्थाओं में लगाया गया है, जिससे भी देरी हो रही है, लेकिन हम जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे और बसों को समय पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है, जो अब एक गंभीर रूप लेती जा रही है। लोगों को रोजाना अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में काफी देरी हो रही है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए, रूट्स को सही तरीके से संचालित किया जाए और समय पे बस सेवा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उन्हें इस तरह की परेशानियों से निजात मिल सके। मैं अड्डा इंचार्ज कुलदीप कुमार सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और न्यू शिमला का अड्डा इंचार्ज पिछले 14 साल से अड्डे पे काम कर रहा हूँ। ये जो कठिनाई का सामना करना पड़ा है न्यू शिमला, ये थोड़ी सी हमारी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन है और थोड़ी राष्ट्रपति है, जिस कारण गाड़ी स्पेशल गई है। तो दूसरा जो सबसे मेन कारण है वो है जाम। सुबह क्लिनिक चौक लिफ्ट वहाँ इधर क्या ना विधानसभा के बाद जाम लग जाता है, जिस कारण हमारी गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि न्यू शिमला सेक्टर में गाड़ियों की कमी ना रहे और बढ़ से प्रयास करता हूँ। कई बार गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस कारण कई बार पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5-6 दिन से गाड़ी 5-6 दिन से ये समस्या ज़्यादा रही, पहले थोड़ी कम आती थी क्योंकि जाम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है।
आगे से हम भरसक प्रयास करें कि आगे से ही ऐसी समस्या ना आए। 1-2 दिन की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुछ गाड़ियाँ ब्रेकडाउन है, कुछ गाड़ियाँ स्पेशल ड्यूटी लगी हैं, कुछ गाड़ियाँ जाम में फंस देती या जाम में कोई गाड़ी रास्ते में खराब होगी तो एकदम गाड़ी का अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे पास अक्सर छोटे रूट्स काफ़ी है। ठीक है, न्यू शिमला गाड़ी, क्योंकि वहाँ प्राइवेट बस नहीं जाती। मेरे पिछले 14 साल से यही भरसक प्रयास रहता है कि न्यू शिमला का कोई भी टाइम फेल ना हो। लेकिन सवेरे सवेरे मजबूरी में कई बार और 9:30 और 10:30 के बीच में कई बार भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ता है जाम की वजह से। सर जिस 2:30 से 10:05 का टाइम है, कई बार वो फेल हो जाता है तो 3:30 से जैसे 9:45 का टाइम नहीं गया, एक 9:45 3:30 से गाड़ी चलती है तो उसको फिर वहाँ पे वो किया जाता है, कमांड किया जाता है उसको, ताकि उस सवारी को परेशानी ना हो, अगली सवारी को भी परेशानी ना हो। इसलिए ये समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा और मेरी भरसक प्रयास रहता है 24 घंटे कि न्यू शिमला सेंटर को कोई कमी ना आए। नहीं मैंने प्रायोरिटी के आधार पर आप किससे भी पता कर लेना, चाहे पब्लिक से। मेरे को 2002 से मैं एज ए परिचालक वहाँ पे कार्यरत हूँ न्यू शिमला सेक्टर में और 14 साल से अड्डा इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ और दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं, मजबूरी है कि पिछले 7-8 दिन से परेशानी का सामना वो मैं खुद फील कर रहा हूँ, मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन हम नहीं चाहते, कोशिश करते हैं। मैंने कई बार कमांड बस करनी पड़ती है। वैसे हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि 2:30 को जो बस 2:30 तक 2:30 तक ही चलाएं, लेकिन 2:30 की 3:30-4 के रूट से ज़्यादा है, 2:30 के रूट्स कम है और सवेरे ये 9:30 से 10:30 के बीच समस्या आती है। बाकी हमारा कोई टाइम इसमें परेशानी का सामना नहीं करना। ऐसा कोई टिकट सबके काटे जा रहे हैं कनेक्टर द्वारा। 120-25 सवारियाँ होती हैं, एक मिट्टी बस है, 30 सीटर बस है, उससे कम से कम 90 से 100 की भी सवारी कनेक्टर हमारा पूरी ईमानदारी के साथ आवाज मारता है। अब कई लोग नहीं लेते हो, एक अद्धा कोई, बाकी इंस्पेक्टर्स हमारे ऑनलाइन रहते हैं, इंस्पेक्टर्स वगैरह गाड़ी चेक करते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम इस बार है कि वहाँ पे न्यू शिमला प्राइवेट बस नहीं है और मैक्सिमम टाइम हमने न्यू शिमला गाड़ी चला रखी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जिला शिमला इकाई ने प्रेस क्लब शिमला में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की नीतियों पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मंदिरों के संचालन से अपना नियंत्रण हटाए और इसे हिंदू समाज को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन समाज के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि सरकारी हस्तक्षेप के जरिए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई प्रमुख मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, जहां श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान का उपयोग पारंपरिक धार्मिक उद्देश्यों के बजाय प्रशासनिक कार्यों में किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह आस्था से जुड़ा विषय है और इसमें पारदर्शिता व समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो जैसे नारों के साथ संगठनों ने अपनी मांगों को जोर शोर से प्रेस वार्ता के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों का संचालन संबंधित समुदाय के पास है, ऐसे में मंदिरों के मामले में अलग व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है। इसके अलावा संगठनों ने प्रदेश में कथित तौर पर बढ़ रही लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और धार्मिक ढांचे खड़े करने के मामले सामने आ रही है, जिन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। संगठनों ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वे प्रदेश भर में जन जागरण अभियान और आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता का विषय है। नमस्कार, अभी हिमाचल प्रदेश के इस प्रवास में आया हूँ और कुछ विषय जो हिंदू समाज की दृष्टि से महत्व के है उनका उल्लेख मैं आपके सम्मुख करता हूँ। एक तो हम देखेंगे मस्जिद या चर्च को नियंत्रित नहीं करती है, किंतु केवल और केवल हिंदू मंदिरों को ही नियंत्रित किया जाता है और इसलिए इसके बारे में एक रिएक्शन, जो दान हिंदू भक्त देवता की सेवा के लिए या मंदिर के संचालन के लिए देते हैं, उन पैसों में भी उस पैसे का उपयोग अहिंदू कामों के लिए किया जाता है या धार्मिक कामों के अलावा किया जाता है। यह अनेक राज्यों में ध्यान में आ रहा है। और दूसरी बात यानी सरकार का या न्यायालय का यह काम नहीं है कि वो मंदिरों का संचालन करे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मत अनेक बार व्यक्त किया है।
और इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक योग्य कानून बनाकर यहाँ के मंदिर हिंदू समाज को सौंपने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 200 करोड़ से अधिक पैसा यह प्रति वर्ष मंदिरों के दान में आता है। तो उसका उपयोग वेद विद्यालय है, लोगों की सेवा है, भक्ति, हिंदू धर्म, इसके प्रचार, इस तरह के कामों में लगाने की आवश्यकता है। किंतु ऐसा न होते हुए यह धन का व्यय यह हो रहा है। अनेक जगह पर यह ध्यान में आने के बाद में विश्व हिंदू परिषद का यह स्टैंड है कि हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, हिंदुओं का धन जो धार्मिक इच्छा से, धार्मिक मत से देवता की सेवा के लिए और मंदिरों के संचालन के लिए दिया गया है, उस धन का उपयोग केवल और केवल हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू देवताओं की सेवा, मंदिरों का उत्थान, इस तरह के कामों में लगना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक थिंक टैंक भी बनाया है जिसमें अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बाद में अधिवक्ता परिषद है, आचार्य सभा है, ऐसे अनेक संस्थाओं के भी प्रतिनिधि, अनेक साधु संत हैं। और इन्होंने एक प्रपोज्ड लॉ यह तैयार किया है कि कैसे कोई भी राज्य सरकार यह मंदिर हिंदू समाज के हाथ में सौंप सकते हैं। और इसलिए अभी हम देश भर में सभी मुख्यमंत्रियों को मिल रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद के माननीय एमएलएस को मिल रहे हैं, और अभी जो संसद का सत्र हुआ उस सत्र और उसके पहले सत्र में भी विविध राजनीतिक दलों के हम सांसदों से भी मिले हैं। तो पूर्ण देश भर में इसके लिए एक जागरण और यह कानून प्रत्यक्ष एक एक राज्य में अडेप्ट करते हुए कैसा हम करेंगे, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के भी राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसा एक योग्य कानून हिमाचल में लाया जाए कि जिस कारण से हिंदू मंदिर यह हिंदू समाज के हाथ में सौंपे जा सके। दूसरी बात यानी यह देवभूमि, पूर्ण भारत इसको जानता है कि यह देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश इसी नाम से सब इसको जानते हैं। किंतु यहाँ पर हिंदू समाज को लक्षित करके दो तीन बातें हो रही है। एक यानी हिंदुओं के मतांतरण का, धर्मांतरण का यह एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है लव जिहाद के माध्यम से। अभी भी हम जानते हैं कि यह विषय TCS टाटा कंसल्टेंसी का जो नासिक महाराष्ट्र का ऑफिस है वहां पर भी ये बातें हमने देखी, और अनेक जगह पे वर्क स्पेसेस में भी कॉरपोरेशंस के ये दिखाई दे रही है। तो यह एक पूर्ण देश भर में चलने वाला खतरा है कि जो हिमाचल में भी अनेक जिलों में अभी घटित हुए दिख रहा है। और इसलिए दूसरी बात यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रत्यक्ष हिंदू समाज को लक्षित करके प्रलोभन है, बाद में वैसे ही हम कहेंगे तो झूठ का सहारा है, या ऐसी सारी बातें करते हुए हिंदुओं को मतांतरित यहाँ पर किया जा रहा है। ये दोनों भी बातें भारत के संविधान के अनुसार यह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। वैसे तो एक कानून यहाँ पर पारित किया हुआ है हिमाचल में, मगर उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उसको उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत कठोरता से यह इसका पालन करवाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसके जो रूल्स फ्रेम हुए हैं वो अधिक कठोरता से इसका कैसे नए सिरे से इसका रूल्स का फ्रेमिंग यह कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद भी सरकार के साथ बैठकर इसके बारे में सुझाव देने की तैयारी रखती है। विश्व हिंदू परिषद का जो विधि प्रकोष्ठ है इसने इसके बारे में योग्य अभ्यास किया है, और देश भर के अनेक राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों से इंटरैक्ट करते हुए मिलकर हम इन बातों की बातचीत कर रहे हैं। तो हिमाचल में भी विश्व हिंदू परिषद राज्य सरकार को सहयोग करते हुए जो यह मतांतरण के विरुद्ध कानून है वो अधिक कड़ाई से कैसे किया जाएगा ताकि लव जिहाद जैसे आक्रमण कि जो पूर्ण भारत में हो रहे हैं वो हिमाचल में भी हो रहे हैं। मैं एक आपके सामने आंकड़ा रखता हूं कि 2023 के जुलाई माह में
भारत के संसद में ये प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाओं का अपहरण भारत में 2023 जुलाई के पहले हुआ है, तो भारत के गृह विभाग ने भारत के संसद में यह उत्तर दिया था कि जुलाई 2023 के पहले 13 लाख महिलाओं का यानी गायब हो गई, अपहरण शब्द प्रयोग योग्य नहीं रहेगा, वो भारत में गायब हो गई है, पुलिस रिपोर्ट है। अभी हर एक महिला जो गायब हो गई वो लव जिहाद की शिकार है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, किंतु इसमें की बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या यह लव जिहाद की शिकार है। शिमला सहित पूरे प्रदेश में वीरवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन यह राहत किसानों और बागवानों के लिए परेशानी बनकर सामने आई है। दोपहर बाद शहर में गरज के साथ तेज बारिश हुई, जबकि जिले के ऊपरी इलाकों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। खासकर कुफरी, ठेउकर, फागू समेत कई क्षेत्रों में हुई तेज ओलावृष्टि ने बागवानी को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। ऊपरी शिमला क्षेत्र में इस दौरान स्टोन फ्रूट का सीजन शुरू हो गया है, जबकि सेब के बगीचों में फ्लावरिंग का दौर चल रहा है और निचले क्षेत्रों में फल लगना भी शुरू हो गया है। ऐसे में अचानक हुई ओलावृष्टि से फूलों के झड़ने और फलों पर दाग लगने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। बागवानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो इस साल की फसल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अगले 5 दिनों तक प्रदेश में खराब मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार इन दिनों कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान की संभावना बताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 5 मई तक मौसम के अस्थिर रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम मिला जुला बना रहा। मनाली, सुंदरनगर और शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुल्लू वैली और लाहौल में बारिश दर्ज की गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रोहतांग पास और कुंजुम दर्रा में बर्फबारी होने से ठंड का असर एक बार फिर बढ़ गया। पर्यटन स्थलों पर भी मौसम का असर देखने को मिला। हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक कोकसर पहुंचे और बर्फबारी के बीच मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं चंबा जिले के पांगी उपमंडल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई। डलहौजी, भरमौर, तीसा और भटियात क्षेत्रों में हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिनों जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब यह घटकर 30 से 35 डिग्री के बीच आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 मई तक तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना कम है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में 14.6 डिग्री, सुंदरनगर में 14.8, कल्पा में 6.0, धर्मशाला में 20.6, ऊना में 19.0, नाहन में 16.7, सोलन में 12.7, मनाली में 10.9, कांगड़ा में 17.5, मंडी में 16.7 और बिलासपुर में 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल मिलाकर जहां एक और मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर बागवानों और किसानों के लिए यह चिंता का कारण बनता जा रहा है। अब सभी की निगाहें आने वाले मौसम पर टिकी हुई है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पारित कर देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया था। डेजी ठाकुर ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में आयोजित विशेष संसद सत्र के दौरान जब इस अधिनियम में संशोधन कर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, तब विपक्षी INDI गठबंधन ने इसका विरोध करते हुए इसे गिराने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को हुए मतदान में 528 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से 298 ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 230 ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों की खुली अनदेखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक बनना था, उसी दिन विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों पर चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि संसद में बिल गिरने के बाद विपक्ष द्वारा खुशी मनाना और इसे लोकतंत्र की जीत बताना उनकी महिलाओं के प्रति असंवेदनशील मानसिकता को दर्शाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ और ये एनडीए की सरकार जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके द्वारा किया गया। और बहुत प्रसन्नता की बात ये थी कि ये सर्वसम्मति से पारित हुआ और सभी दलों ने इसमें साथ दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया।
परंतु मोदी जी ने एक विशेष सत्र जो 2026 अप्रैल को बुलाया, 16, 17 और 18 को, और 17 अप्रैल को इस विधेयक को संशोधन करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपील की विपक्ष से कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए, परंतु इंडी गठबंधन ने इस अपील को नहीं माना और इस बिल को गिरा दिया। 528 सदस्य उपस्थित थे, 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया। बहुत ही दुख की बात यह है कि जिस शुभ कार्य के लिए वो दिन बुलाया गया था, वो सत्र बुलाया गया था, उसमें ये दुखद बात हुई कि महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी हुई। इंडी गठबंधन की जो दल है, इनमें चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, इन्होंने महिला के विरोध में ही हमेशा कार्य किया है। और ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं जो अगर महिलाओं की बात करें तो अपने परिवार की महिलाओं को ही आगे बढ़ाने का ये काम करते हैं। दुख की बात तो ये थी कि उस दिन बहुत ही एक महिलाओं के खिलाफ माहौल बनाया गया और महिलाओं के सशक्तिकरण का जो बिल था उसको गिरा के खुशियां मनाई गई। यहाँ तक कि कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो ये भी कहा कि ये लोकतंत्र की विजय है। किस तरह से ये लोकतंत्र की विजय है जब महिलाओं के सशक्तिकरण को आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे और महिलाओं के समर्थन में नहीं खड़े होंगे, तो ये तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उसके बाद शिमला में एक बहुत विशाल आयोजन हुआ जिसमें बहुत सी महिलाएं, हजारों की संख्या में महिलाओं ने पदयात्रा निकाली। ये जन आक्रोश जो कार्यक्रम था, जन आक्रोश महिला पदयात्रा, इतनी महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हुई कि ये देखकर हमारे विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है वो बौखला गई। बौखलाहट में इनकी नेत्री जैनब चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई प्रकार के उन्होंने बयान दिए, किसी का भी कोई अर्थ नहीं था। हम जैनब जी से पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के अधिकार के लिए आप महिलाओं के साथ नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी पर महिला विरोधी होने की बात कर रही हैं। हमारा तो वो संगठन है जहां 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। महिलाएं चाहे वो बूथ में हो, चाहे वो मंडल में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, हमारे संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। हमारी जो केंद्र में मोदी सरकार है वो महिला हितैषी है और महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने बनाई हैं और आज महिलाएं हमारे देश में सशक्त हैं। पिछले 12 वर्षों में 3 सरकारें हमारी बन के आई हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महिलाओं के लिए बहुत से कार्य हुए हैं। अब बारी थी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की, जिसके लिए बहुत ईमानदार प्रयास किया गया, परंतु ये कांग्रेस के कारण जो हमारा बिल है ये पास नहीं हो पाया और उसके कारण अब 2029 में जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था लोकसभा और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में, वो नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्म का विषय है। किस मुंह से इनकी नेत्रियां जो हैं इस प्रकार की बयानबाजियां कर रही हैं उस पार्टी के लिए जहां पे महिला का सम्मान होता है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा और सफल आयोजन देख के, हजारों महिलाओं की पदयात्रा देखकर जो कांग्रेस पार्टी है उनकी नींद हराम हो चुकी है और इस बौखलाहट में वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना सफल आयोजन हुआ, अब तो मेरा साफ साफ ये कहना है और ये मेरी चेतावनी है कि आने वाले 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें महिला शक्ति दिखाएगी अपना, जो उनके पास उनकी शक्ति है वो दिखाएंगी, क्योंकि जब महिला अपना माइंड मेकअप कर लेती है तो जिस दिशा में वो लेकर जाएगी उसी दिशा में जो चुनाव है वो जाने वाला है। और अब तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कांग्रेस पार्टी जाने की तैयारी कर ले। पंचायत चुनाव में भी उनको इस बात का जवाब मिल जाएगा जो उन्होंने किया है, जो इतना उन्होंने घिनौना कृत्य किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की प्रमुख सब्जी मंडियों में से एक ढली सब्जी मंडी आज सुबह से ही चहल पहल का केंद्र बनी रही। स्थानीय स्तर पर उगाई गई ताजी मटर की भारी आवक ने पूरे बाजार को खुशनुमा कर दिया, जिससे न केवल व्यापारिक गतिविधियां तेज रही बल्कि किसानों और आड़तियों के चेहरों पर भी संतोष साफ छलकता हुआ दिखाई दिया। आज तड़के करीब 5 बजे से ही मंडी परिसर में गतिविधियां शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों से किसान अपने उपज
तलाश लेकर ढली मंडी पहुंचने लगे। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती गई, खरीदारों, थोक व्यापारियों और स्थानीय विक्रेताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंडी परिसर में मोल भाव, तोल और ढुलाई का सिलसिला पूरे दिन जारी रहता है। आज मंडी में मटर का औसत भाव लगभग 50 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। यह कीमत पिछले कुछ दिनों की तुलना में थोड़ी कम मानी जा रही है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय स्तर पर मटर की अधिक आपूर्ति है। ढली मंडी के चने सेक्रेटरी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस समय मंडी में पूरी तरह से लोकल और ताजी मटर आ रही है। सप्लाई बढ़ने के कारण कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन यह बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि इससे खरीदारों की संख्या भी बढ़ती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक कट्टे में लगभग 50 किलो मटर भरी जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर थोक व्यापार आसानी से संचालित होता है। आज का दिन किसानों के लिए संतोषजनक रहा। भले ही कीमतों में हल्की गिरावट आई हो, लेकिन लगातार बिक्री और अच्छी मांग ने उनकी आय को स्थिर बनाए रखा। कई किसानों ने बताया कि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी ओर व्यापारियों के लिए भी बाजार संतुलित रहा। उन्हें पर्याप्त मात्रा में ताजा माल मिला और जिससे वे खुदरा बाजारों की मांग को आसानी से पूरा कर सके। ढली मंडी में आज जिस तरह से स्थानीय मटर की भरपूर आवक देखी गई, वह हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादन के सकारात्मक रुझान को भी दर्शाता है। स्थानीय स्तर पर उगाई गई सब्जियों की बढ़ती हिस्सेदारी न केवल किसानों को सीधा लाभ पहुंचा रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजा और सस्ती सब्जियां उपलब्ध करा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता रहा तो आने वाले समय में बाहरी राज्यों पर निर्भरता और भी कम हो सकती है। प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में फूलगोभी का सीजन भी शुरू होने वाला है। इसके साथ ही मंडी में अन्य सब्जियों की आवक और बढ़ने वाली है। फूलगोभी, पत्ता गोभी और अन्य मौसमी सब्जियों की आमद से भी बाजार में और भी विविधता आएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां और तेज होगी। पूरे दिन मंडी में उत्साह और सक्रियता का माहौल देखने को मिला। किसानों, व्यापारियों, ग्राहकों के बीच संतुलन देखने को मिला, जिससे बाजार में किसी भी प्रकार की अफरा तफरी या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जहां एक और किसानों को अपनी उपज के लिए खरीदार आसानी से मिल रही है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को ताजी सब्जियां उचित दाम पर उपलब्ध हो रही है। आज का दिन ढली मंडी के लिए एक आदर्श बाजार दिवस के रूप में भी देखा जा रहा है। मटर की भरपूर आवक, संतुलित कीमतें और सक्रिय व्यापारिक गतिविधियां इस बात का संकेत है कि यदि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बना रहा तो बाजार सभी पक्षों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आज लगभग 2,500 से 3,000 बोरी मटर की मंडी में थी और 50 से 52 रुपये आज मटर का भाव रहा, जो बढ़िया मटर थी। वैसे 20-25 रुपये से शुरू हो गए, जो हल्की मटर थी 50-52 तक बढ़िया मटर का भाव रहा है। अभी लगभग मंडी में आज कोई 2,500 से 3,000 बोरी मटर की होगी। काफ़ी अराइवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। कट्टे में लगभग 50 किलो है, लगभग 2500 से 2600 रुपये। शिमला के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है। ये मटर अभी कंटिन्यू पूरी साल चलती है। फूलगोभी की अराइवल भी अभी शुरू हुई है। फूलगोभी यहाँ आज भी लगभग 400 से 500 कट्टा मंडी के अंदर होगा और फूलगोभी का भाव 20 से 25 रुपये के बीच रहेगा। अभी बिकी नहीं है, लेकिन बिकेगी लगभग इसी भाव बिकेगी।